गुड इवनिंग दोस्तों। मैं शिवराज सिंह जाला एक बार पुनः आपका श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में स्वागत करता हूं। अपन चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय संविधान के संदर्भ में अपन ने सामान्य जानकारी प्रारंभ की थी, जिसमें अपन ने देखा था संविधान एवं संविधान सभा की मांग। कल की क्लास को एक बार पुनः रिवाइज करके फिर आज की चर्चा करते हैं। संविधान की मांग के संदर्भ में आपको बताया था कि सर्वप्रथम पहला मुद्दा अपने सामने दिखा था 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था स्वराज विधेयक। उसके बाद दूसरी मांग अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। गांधी जी ने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने देखा था वो था सन 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसे भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये तीनों 1895, 1922 और 1928 संविधान की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु थे। देखा जाए तो 1928 नेहरू रिपोर्ट को संविधान की ब्लूप्रिंट कहा गया। फिर 1929 लाहौर अधिवेशन, इसने संविधान की मांग को लोकप्रिय बनाया था। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसके द्वारा संविधान की मांग को लोकप्रिय बनाया गया। उसके बाद देखा जाए तो संविधान सभा की मांग में सर्वप्रथम अपन ने देखा था 1934 एम.एन. राय के द्वारा या मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद 1936 कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के द्वारा 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये संविधान सभा के गठन की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु और ये संविधान की मांग के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद अपन ने देखा था अगस्त प्रस्ताव, वायसराय लीन लिथको द्वारा प्रस्तुत किया, डोमिनियन स्टेट की बात की थी, लेकिन भारतीयों ने उसे ठुकरा दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया था 1942। क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया, लेकिन एक निश्चित समय निर्धारित नहीं किया, इस कारण वो भी असफल रहा। अंततः कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग को माना गया था। हम चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना है क्या। कैबिनेट मिशन, दोस्तों कैबिनेट मिशन की अगर बात करें अपन या कैबिनेट शब्द के बारे में अगर देखा जाए तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए कैबिनेट शब्द बिल्कुल नया है। आखिरकार कैबिनेट होता क्या है, कैबिनेट शब्द है क्या। कैबिनेट के बारे में अगर देखा जाए तो कैबिनेट जो शब्द है, इस कैबिनेट शब्द से तात्पर्य क्या है। कैबिनेट शब्द से तात्पर्य है सर्वोच्च स्तर का मंत्रिमंडल। क्या तात्पर्य है, कैबिनेट शब्द से तात्पर्य है सर्वोच्च स्तर का मंत्रिमंडल। सर्वोच्च स्तर का मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द से तात्पर्य क्या है, सर्वोच्च स्तर का मंत्रिमंडल। अब अगर देखा जाए तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, बात कर रहा हूं मैं जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनकी बात कर रहा हूं, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में तो आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 ईस्वी के आसपास पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था।
1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इस द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में एक नई पार्टी का उदय हुआ, या यूं कहें ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी थी, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी, मजदूर दल, इस लेबर पार्टी की सत्ता स्थापित हुई थी। और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री या लेबर पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लीमेंट एटली ने कहा था कि भारतीयों को भी उनका संविधान बनाने का पूरा हक है। यानी कि क्लीमेंट एटली के द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, या भारतीयों के लिए भी एक संविधान का निर्माण करें। तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। यानी कि क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल में से 3 मंत्रियों को भारत भेजा, है ना। उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे, कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन मार्च 1946, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में, कब? मार्च 1946 में भारत आया था। इस कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय दल था। कितने सदस्यीय दल था? 3 सदस्यीय दल। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय दल था जो मार्च 1946 में भारत आया था। अब अगर बात करें अपन कि कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, वो 3 सदस्य थे कौन कौन? अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर मैं लिखता हूं यहां पर नाम सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य की अगर बात करें अपन तो दूसरा सदस्य था स्टैफोर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे सदस्य की अगर बात की जाए, दूसरा सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे सदस्य की अगर बात करें तो तीसरा सदस्य था ए.वी. अलेक्जेंडर। ए.वी. अलेक्जेंडर। यानी कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय दल था जिसमें एक थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे ए.वी. अलेक्जेंडर। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पैथिक लॉरेंस है, न कि पैट्रिक लॉरेंस, है ना। एक शब्द आता है पैट्रिक लॉरेंस, नाम आता है पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस नहीं, पैथिक लॉरेंस याद रखना। आपको पता हो पैट्रिक लॉरेंस जो है या सर पैट्रिक जो है, वो पैट्रिक 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। बात समझ रहे हो ना आप? पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। जबकि कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसमें सर पैथिक लॉरेंस थे। और पैथिक लॉरेंस की अगर अपन बात करें तो सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो सर पैथिक लॉरेंस ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत सचिव के पद पर नियुक्त थे। किस पद पर नियुक्त थे? भारत सचिव। दोस्तों आपको याद रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत सचिव भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पद था तत्कालीन समय में। इसी भारत सचिव के नीचे या भारत सचिव के अधीन ही वायसराय या गवर्नर जनरल जो थे वो कार्यरत थे। यानी कि भारत संबंधी मामलों की पूरी देखरेख भारत सचिव के द्वारा की जाती थी। और इसी के साथ पैथिक लॉरेंस को ब्रिटिश पार्लियामेंट में विदेश विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो बात क्लियर होनी चाहिए कि सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। उसके बाद दूसरा अगर देखें अपन स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अगर बात करें तो स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार
मंडल के अध्यक्ष थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर की अगर बात करें तो एवी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। नौसेना प्रमुख थे। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया। 3 सदस्यीय दल था जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। तीसरा सदस्य एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना प्रमुख था। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, इस कैबिनेट मिशन योजना का आखिरकार उद्देश्य क्या था। भारत आया, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य था, बिना किसी कारण के यह भारत नहीं आया था। अब इसके उद्देश्य की अगर अपन बात करें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था और वो इस उद्देश्य था इसका कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करना या संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना। दूसरा उद्देश्य था कि जब संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण करेगी उस समय एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों के बारे में। तो कैबिनेट मिशन के जो उद्देश्य थे, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य की अगर बात करें तो पहला उद्देश्य कैबिनेट मिशन का था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करना। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन करना तथा संविधान का निर्माण करना। बात समझ में आई। कैबिनेट मिशन योजना का सीधा स्पष्ट उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करना तथा संविधान का निर्माण करना। इसके बाद अगर देखा जाए तो जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी उस समय विधि या कानूनों के निर्माण हेतु या यूं कहें संचालन व्यवस्था की संचालन हेतु एक अंतरिम सरकार होनी चाहिए। तो दूसरा स्पष्ट उद्देश्य था कि एक अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार कहें या यूं कहें आरजी हुकूमत का गठन करना। आरजी हुकूमत का गठन करना। संविधान सभा के उद्देश्यों की अगर बात की जाए, कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो पहला था संविधान सभा का गठन करना, दूसरा था अंतरिम सरकार का गठन करना। यहां से सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस योजना के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ है ना। सीधा सा संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया। प्रश्न समझ रहे हो ना आप। बात कर रहे अपन किसकी, संविधान सभा के गठन की। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किस योजना के माध्यम से हुआ या संविधान सभा के गठन की मांग को किस योजना में माना गया था। सीधा कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। जिस तरह से अगर विकल्प आपको दे दिया जाए कि भाई संविधान सभा का गठन अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हुआ, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हुआ, या फिर यूं कहें कि संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के माध्यम से हुआ, या तीसरा विकल्प है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के माध्यम से हुआ, या चौथा यूं कह दें कि वेवेल योजना। अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस योजना के माध्यम से या किस प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया, तो सीधा स्पष्ट है कि संविधान सभा के गठन की मांग किस में मानी गई थी या किस योजना के आधार पर हो, तो कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा सही होगा, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर संविधान का निर्माण करवाना।
तथा एक अंतरिम सरकार या आरजी हुकूमत का गठन करना जो कानून का निर्माण करेगी। आरजी हुकूमत किस लिए? कानून के निर्माण हेतु आरजी हुकूमत का गठन किया गया। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद अगर आगे अपन बात करें तो कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, या यूं कहें कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 16 मई 1946। 16 मई 1946 या 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी क्या प्रस्तुत कर दी? रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और कैबिनेट मिशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। क्लियर हुई ना बात? तो अपनी रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, और इस संविधान निर्मात्री सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारतीयों के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। और इन 389 सदस्यों का जो वर्गीकरण किया गया था वो कुछ इस प्रकार से किया गया था। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग विषय है और आपको मैं उस लेवल तक लेके चला जाऊंगा जहां से एग्जामिनर काफी डीप लेवल तक प्रश्न पूछता है। आपको केवल ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से सुनना है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार जब आप रिपीट करोगे तो ये चीजें बहुत आसान लगेगी। कई लोगों की शिकायत रहती है, सर डेट याद नहीं होती, आर्टिकल याद नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा आंकड़े हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन या यूं कहें जितनी भी चीजें हैं वो बस आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। आसानी से आपको केवल समझना है, रटना नहीं है। तो 389 सदस्यों का निर्धारण किया है। इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, तो कैबिनेट मिशन योजना ने अपने वर्गीकरण में बताया है कि भाई इनका वर्गीकरण कैसे होगा। तो 389 सदस्यों को दो भागों में विभाजित किया था। दो भागों में जो विभाजित किया गया था, या यूं कहें ये 389 सदस्य ही क्यों लिए? अगर आप मेरे से यूं पूछ सकते हैं कि 389 सदस्य ही क्यों, 400 क्यों नहीं थे, 350 क्यों नहीं थे, 300 क्यों नहीं थे? तो इन 389 सदस्यों का जो दायरा निर्धारित किया था उसके पीछे जो आधार बताया गया, 389 सदस्य जो थे इनके पीछे जो आधार था, अगर इनके आधार की अगर बात करें अपन, तो इसका जो आधार था, किसकी बात कर रहे हैं अपन? आधार की बात करें तो इन 389 सदस्यों का आधार मतलब निर्धारण का आधार, 389 सदस्य जो निर्धारित किए, इस निर्धारण का आधार बताया जाता है जनसंख्या। क्या बताई जाती है? जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए गए थे। और जनसंख्या में कहा गया था कि प्रति 10 लाख, कितना? प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। बात समझ में आ चुकी होगी कि 389 सदस्यों का जो निर्धारण किया उसका आधार जनसंख्या थी, और जनसंख्या में भी कितना कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब अगर यहां पर अपन बात करें तो तत्कालीन समय 1946 में भारत की कुल आबादी थी 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। इन 40 करोड़ में अगर बात करें अपन तो 30 करोड़ जो आबादी थी वो ब्रिटिश भारत में थी। कहाँ थी? ब्रिटिश भारत में। और लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या निवास कर रही थी देसी भारत में। देसी भारत से तात्पर्य है रियासतों में। तो 10 करोड़ रियासतों में थे और 30 करोड़ ब्रिटिश भारत के अधीन थे। अगर देखा जाए तो इन रियासतों में छोटी बड़ी कई रियासतें थी जहां कहीं 8 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 10 लाख, इस तरह से कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी। तो उसका एक औसत निकाल के रियासतों को मर्ज करके 389 का आंकड़ा निर्धारित किया था। अब जो 389 सदस्य हैं, इन 389 सदस्यों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से हुआ था। आप देख रहे हो यहाँ 30 करोड़ हैं,
है ना। 30 करोड़ 10 लाख पर एक हैं, तो 30 करोड़ यानी कि लगभग 300 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 300। यहाँ 10 करोड़ है तो लगभग 100 सदस्य। अगर अपन 10 लाख के आधार पर देखें तो यहाँ 100 होंगे, और ब्रिटिश भारत से कितने हो रहे हैं? 300 हो रहे हैं। तो कहीं किस प्रांत में कम, किस प्रांत में ज्यादा है, तो इसको आधार मान करके 296 296 जो सदस्य है 296 सदस्य करवाए गए थे निर्वाचित। क्या करवाए गए थे? निर्वाचित। और यहां पर अगर देखें तो 93 सदस्य जो थे वो करवाए गए थे मनोनीत। क्या करवाए गए? मनोनीत। बात समझ में आ रही है ना। कुल 389, जिसमें से 296 निर्वाचित हुए और 93 क्या हुए? मनोनीत हुए हैं। अब अगर यहां देखा जाए तो ये 296 जो निर्वाचित सदस्य थे वो निर्वाचित सदस्य थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। 11 प्रांत प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश। इन 296 सदस्यों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से अगर देखा जाए तो 292 सदस्य, और फिर अगर देखें अपन तो 4 सदस्य। जो 292 जो सदस्य थे, ये 292 सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। कहां से चुने गए थे? ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों की अगर बात की जाए तो वर्तमान का उत्तर प्रदेश जो उस समय संयुक्त प्रांत था, वर्तमान का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो उस समय मध्य प्रांत था, यानी कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रांत, इन प्रांतों को मिलाकर के कुल 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन करवाया गया। और 4 सदस्य जो थे, ये 4 सदस्य चीफ कमिश्नरेट या यूं कहें केंद्र शासित प्रदेश, जो 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरेट या यूं कहें गवर्नर शासित प्रांतों से 4 सदस्य चुने गए थे। और जो गवर्नर शासित 4 प्रांत थे, उन 4 प्रांतों में आपको कुछ नहीं करना है, ABCD याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ABCD। अगर देखा जाए 4 गवर्नर शासित प्रदेश, तो ए से याद रखना है आपको अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो आपको पता है राजस्थान में पड़ता है, अजमेर मेरवाड़ा। बी से याद रखना है बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान। सी से याद रखना है आपको कुर्ग। और कुर्ग जो है वो पड़ता है कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और फिर याद रखना है डी से आपको दिल्ली। कुर्ग जो है कहां आता है? कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक में आता है। यानी कि अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो प्रत्येक से एक एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। यानी कि अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य। तो कुल कितने आ गए? 4। यानी कि संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से कितने निर्वाचित हुए, तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से कितने निर्वाचित हुए? 292। यूं पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने निर्वाचित हुए, तो 4 हुए। कुल कितने हुए? तो 296 हुए। 296 हुए। अब बात की जाए 93 सदस्य जो मनोनीत हुए, ये 93 सदस्य मनोनीत हुए थे देसी रियासतों से। कहां से मनोनीत हुए? देसी रियासतों से। देसी रियासतों के जो शासक थे, उन शासकों के द्वारा इन 93 सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया था। अब इन सदस्यों को मनोनीत कैसे किया? तो शासकों ने आपसी सलाह मशवरा के आधार पर जो उनकी रियासत में बढ़िया कानून के जानकार थे, जो संविधान निर्मात्री सभा में कानून निर्माण में अच्छा योगदान दे सकते हैं, ऐसे सदस्यों को मनोनीत करके उन्होंने अपनी रियासत का प्रतिनिधि बना करके दिल्ली भेजा था। क्लियर हुई बात यहां तक? अब इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो बात उठती है 296 सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना
मार्च 1946 में भारत आई थी। कैबिनेट मिशन योजना का गठन तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। यह 3 सदस्यीय आयोग था जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की, जिसमें 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया था। 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हुए, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। 389 सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था और जनसंख्या थी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगर अपन बात करें कि निर्वाचन हुआ कैसे, निर्वाचन कैसे किया गया, तो निर्वाचन की अगर अपन बात करें तो जो कुल 296 यानी कि 292 प्रांतों से तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 296 सदस्यों के निर्वाचन की अगर बात करें अपन कि भाई इनका चुनाव किस प्रकार से किया गया, इनका निर्वाचन कैसे किया गया है। निर्वाचन की अगर अपन बात करें, निर्वाचन की अगर बात करें तो सीधा सा आपके मन में एक ही सवाल उठेगा कि निर्वाचन जो हुआ है वो निर्वाचन किसने किया, निर्वाचन किसने किया। दूसरा, निर्वाचन की पद्धति क्या थी, निर्वाचन की पद्धति क्या थी तथा निर्वाचन का प्रकार क्या था। इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना, यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो किसने निर्वाचन किया, सबसे पहले अगर देखा जाए तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। लेकिन समय था 1946 का, आपको पता है उस समय भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। भारत में इतना विकास नहीं हुआ था, आधी से ज्यादा जनसंख्या निरक्षर थी, लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, मताधिकार का प्रयोग सीमित क्षेत्र में था, महिलाओं को मतदान का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था, कई सारी समस्याएं थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार की समस्या को मोल लिया जाए या आफत ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक बीच का रास्ता, मध्य मार्ग निकाला और मध्य मार्ग के आधार पर क्या किया कि जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी या प्रांतों में जो विधानमंडल थे, उन प्रांतों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करवाया। इंपॉर्टेंट करके आपको लाइन याद रखनी है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा किया गया। यानी कि 296 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। बात समझ में आई। तो संविधान सभा के 296 जो सदस्य थे, इन 296 सदस्यों का निर्वाचन किसने किया, प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने किया। किसने किया, प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा थी या यूं कहें जो विधानमंडल था, उसके सदस्यों द्वारा किया गया। अब अगर देखा जाए कि पद्धति क्या थी, निर्वाचन की जो पद्धति थी वो पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपको बताया था 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, बस यही था अनुपात। यानी कि 10 लाख के अनुपात पर एक, 10 लाख के अनुपात पर कितना था, एक सदस्य। यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया। अब देखा जाए कि निर्वाचन का प्रकार क्या था, तो निर्वाचन के प्रकार की अगर बात करें तो निर्वाचन का जो प्रकार था वो प्रकार था अप्रत्यक्ष। कैसा प्रकार था,
अप्रत्यक्ष, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। बात समझ रहे हो ना? अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ? एक शब्द आता है कि प्रत्यक्ष रूप से, क्या आता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की अगर बात की जाए, जहां जनता द्वारा डायरेक्ट मतदान किया जाए, वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष रूप से जनता, आप और मेरे जैसे जो साधारण व्यक्ति है, उन साधारण व्यक्तियों द्वारा अगर किसी का निर्वाचन किया जा रहा है तो वो प्रत्यक्ष मतदान हुआ। जैसे आपने देखा होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा सदस्य, फिर अपन ग्रामीण स्तर पर बात करें तो सरपंच, इनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है। जबकि आपने देखा होगा अप्रत्यक्ष, राज्यसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान से तात्पर्य है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी अन्य पदाधिकारी को चुनना, यह अप्रत्यक्ष मतदान। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, अगर वो कहीं मतदान कर रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। यहां देखिए प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किसका निर्वाचन किया? संविधान सभा के सदस्यों। तो प्रकार क्या था? अप्रत्यक्ष। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान किया गया, या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन को अच्छे से आपको याद रखना है और इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखना ही है आपको। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी पीएससी, कोई सा भी पीएससी का पेपर उठा के देख लो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी पीएससी हो, कहीं पर भी अगर आप पीएससी लोक सेवा आयोग का अगर एक पेपर उठा करके देखते हो, है ना, तो हर दूसरे या हर तीसरे पेपर में कैबिनेट मिशन से सीधा प्रश्न है। और राजस्थान पीएससी, आरपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, पॉलिटी के प्रश्नों में से इस पार्ट से एक क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है। कैबिनेट मिशन से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार, चाहे वो फ्रीडम मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट से जोड़ करके आधुनिक भारत में दे, चाहे पॉलिटी के संदर्भ में दे, लेकिन एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ से तो 100% एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसको आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से याद रखें। और इस लाइन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है आपको कि अप्रत्यक्ष रूप से मतदान हुआ। यानी कि यह निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कि संविधान सभा न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित थी और ना ही पूर्ण रूप से मनोनीत थी। यानी कि संविधान सभा जो थी निर्वाचित और मनोनीत दोनों का मिश्रण है। और इसी आधार पर कई लोगों ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना भी की थी। खैर वो बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी आलोचना हुई थी कि संविधान सभा में जनता का सीधा प्रतिनिधि नहीं, जनता की सीधी भागीदारी नहीं थी। इस प्रकार की आलोचना हुई थी कि जनता की सीधी भागीदारी नहीं है, जनता ने मतदान नहीं किया था। लेकिन वो फिजूल की बातें हैं। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ही किया गया है। तो बात तो वही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान सभा जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों का मिश्रण है। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो जो 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों के संदर्भ में अपन देखें तो तत्कालीन समय में बात करें अपन 296 सदस्य जो निर्वाचित हुए थे, इन 296 सदस्यों में बात करें तो 11 ब्रिटिश गवर्नमेंट के 11 प्रांत प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। और ये जो 296 सदस्य थे, इन 296 सदस्यों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो किया गया था संयुक्त प्रांत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त प्रांत के द्वारा। यानी कि संयुक्त प्रांत से कुल 55 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे? 55 सदस्य। संयुक्त प्रांत की अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत वर्तमान का क्या है? वर्तमान का उत्तर प्रदेश,
वर्तमान का उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा वर्तमान में भी लोकसभा है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सर्वाधिक सीटें किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश की है। तो तत्कालीन 1946 में भी सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से चुन करके आए थे? उत्तर प्रदेश से चुनकर, या संयुक्त प्रांत से चुन के आए थे। कितने आए थे? 55 सदस्य आए थे। उसके बाद अगर रियासतों की बात करें तो भारत में रियासतों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रियासतों से आए थे कितने? 93 सदस्य। 93 सदस्य कहां से चुन करके आए थे? रियासतों से, रियासतों से चुन करके आए थे 93 सदस्य। रियासतों की बात की जाए तो तत्कालीन समय में भारत में छोटी बड़ी कुल 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। बहुत बड़ा दायरा था, बहुत ज्यादा मात्रा में रियासतें। प्रांत की बात करें तो 11 प्रांत थे। कितने? 11 प्लस 4 केंद्र शासित। तो लेकिन रियासतों की बात करें तो बड़े लेवल पर थी, लेकिन आबादी कम थी, जनसंख्या कम थी, आधार जनसंख्या को माना गया। इन 565 रियासतों में अगर देखें अपन तो 93 सदस्य क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। और रियासतों में अगर देखें तो सबसे बड़ी रियासत, तत्कालीन समय में सबसे बड़ी रियासत कौन थी? कौन सी थी? हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। और हैदराबाद को आप सभी जानते हो, हैदराबाद का इतिहास क्या रहा था। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि हैदराबाद जो है पाकिस्तान में मिले। कहाँ मिले? पाकिस्तान। हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में मिलने की मांग कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद भारत में रहे। सबसे बड़ी रियासत थी और हमारे राजनेता तत्कालीन समय के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे वो भी नहीं चाहते थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में जाए। वो यही चाहते थे कि हैदराबाद भारत में ही रहे। तो हैदराबाद की मंशा को देखते हुए या फिर हैदराबाद ने धीरे धीरे अपने पांव पसारना शुरू किए। लेकिन अंततः क्या हुआ कि सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन हैदराबाद से संविधान सभा में कोई सदस्य नहीं आया, यानी कि सदस्य नहीं भेजा। हैदराबाद रियासत का एक भी सदस्य संविधान सभा में उपस्थित नहीं हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी, याद रहे राजस्थान की नहीं पूछ रहा हूं, भारत की पूछ रहा हूं। भारत में सबसे छोटी रियासत, भारत में सबसे छोटी रियासत की अगर बात की जाए तो तत्कालीन समय में थी बिलवाड़ी। कौन सी थी? बिलवाड़ी। और बिलवाड़ी मध्य प्रदेश, उस समय भी मध्य प्रदेश में थी, वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में ही है। याद रहे बिलवाड़ी से भी एक भी सदस्य नहीं आया था और हैदराबाद से भी एक भी सदस्य नहीं आया था। समझ रहे हो? हैदराबाद अगर भेजना चाहता तो यहां से 3 सदस्य आते, 3 सदस्य आ सकते थे, लेकिन हैदराबाद ने भेजे नहीं। सबसे छोटी रियासत थी बिलवाड़ी। और बिलवाड़ी की जनसंख्या में बात करें तो सैकड़ों में थी। किसमें थी? सैकड़ों। बिलवाड़ी की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो बिलवाड़ी की जनसंख्या सैकड़ों में थी, हजारों में भी नहीं, न के बराबर। थोड़ी बहुत जनसंख्या थी, कहीं छोटी सी रियासत थी। तो बिलवाड़ी के साथ बिलवाड़ी चाहकर भी अपना सदस्य भेज नहीं सकी। बिलवाड़ी के साथ छोटी बड़ी कुल 35 रियासतों का विलय किया गया। 35 रियासतों, बिलवाड़ी जैसी छोटी छोटी 35 रियासतों ने मिलकर के अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। बिलवाड़ी अगर चाहती कि भाई मेरा कोई सदस्य जाए तो इनके सामने इसका कोई अस्तित्व था नहीं, तो बिलवाड़ी चाह करके नहीं भेज पाई। हैदराबाद के पास सदस्य थे लेकिन इसने भेजे नहीं। याद रहे सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी जिसने भी एक भी सदस्य नहीं भेजा, और बिलवाड़ी जो सबसे छोटी थी उसका भी एक भी सदस्य नहीं था। साथ में मर्ज हुई 35 रियासतों के साथ, वहां इसने समर्थन दिया था, बाकी इसकी इच्छा से कोई नहीं आया था। उसके बाद अगर राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 1946 की बात कर रहे हैं अपन। राजस्थान आपको पता ही है, रजवाड़ा राजस्थान रियासतों के एकीकरण से बना है, 20 श्रेणी का राज्य था। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तत्कालीन समय में थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें। और इन 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। आपको पता है ठिकानों के बारे में? कुशलगढ़, 3 ठिकानों कुशलगढ़, लावाटोंक तथा एक मिनट, 3 जो ठिकाने थे उन 3 ठिकानों में एक तो था नीमराणा अलवर, लावाटोंक और तीसरा था कुशलगढ़।
तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। फिर अगर देखा जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नरेट, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब अगर आगे बात की जाए तो राजस्थान से 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से कुल 12 सदस्य रियासतों से आए थे, 11 प्लस 1 सदस्य आया था केंद्र शासित प्रदेशों से। तो रियासतों से कितने सदस्य आए थे? 11 सदस्य, और 1 सदस्य कहाँ से आया था? केंद्र शासित प्रदेश से। तो टोटल कुल कितने सदस्य हो गए राजस्थान से? 12 सदस्य। कुल कितने? 12 सदस्य। दोस्तों कई किताबों में आपको दिखता है, वहाँ लगता है कि 14 सदस्य, कई किताबों में लिखा हुआ है कि राजस्थान से कितने सदस्य गए थे? 14 सदस्य गए थे। तो मैं आपको बता दूं, अपन बात करें वर्तमान राजस्थान की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान राजस्थान की। जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, उस समय राजस्थान का कई हिस्सा मध्य प्रदेश में गया था, तो वो सदस्य उसके साथ उस एरिया में शिफ्ट हुए थे। तो वर्तमान राजस्थान से संविधान सभा में 11 सदस्य मनोनीत तथा 1 सदस्य निर्वाचित। वर्तमान राजस्थान से संविधान सभा में 11 सदस्य मनोनीत तथा 1 सदस्य निर्वाचित हुआ था। क्लियर बात समझ में आई? अपन बात करें ये 12 सदस्य थे कौन, तो एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये याद करवा देता हूं। वो ट्रिक याद रखनी है आपको। जब हीरा माटी गोदरा में सजे, क्या याद रखना है? जब हीरा माटी गोदरा में सजे। ये ट्रिक याद रखनी। इस ट्रिक के माध्यम से आपको राजस्थान से जो संविधान सभा में सदस्य गए थे वो याद हो जाएंगे। अब जब ज से अगर अपन देखें तो ज से बनेगा आपका जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। फिर अगर देखा जाए तो दूसरा है ब से बनेगा आपका बलवंत सिंह। फिर देखा जाए ही, तो ही से बनेगा आपका हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अगर रा से देखा जाए तो रा से बनेगा रामचंद्र उपाध्याय, रामचंद्र उपाध्याय। फिर देखा जाए मां, तो मां से बनेगा आपका माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा। प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान था। आप पढ़ोगे राजस्थान का जो राजस्थान के जो आंदोलन थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। टी से अगर देखा जाए तो टी से टी कृष्णा माचारी, टी कृष्णा माचारी, टी कृष्णा माचारी। उसके बाद देखा जाए गो से, तो गो से अपन देखें गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। द से अगर देखें अपन तो द से बनेगा दलेल सिंह, क्या बनेगा? दलेल सिंह। फिर रा से अगर देखा जाए तो रा से बनेगा राज बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह। उसके बाद आता है में, अब इसको थोड़ा पेंडिंग रखो, यहां ये देखो आप सजे। स से बनेगा सरदार सिंह, क्या बनेगा? सरदार सिंह, स से सरदार सिंह। और फिर जे की अगर बात करें तो जे से बनेगा जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। बात समझ में आई? 10 और ये 11 सदस्य हो गए। यानी कि राजस्थान से ये जो 11, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, हीरालाल शास्त्री, रामचंद्र उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, टी कृष्णा माचारी, गोकुल लाल असावा, दलेल सिंह, राज बहादुर, सरदार सिंह और जय नारायण व्यास, ये 11 सदस्य 19 रियासतों से मनोनीत किए गए थे। और फिर ये में जो बच रहा है, इस में से बनेगा आपका
मुकुट बिहारी भार्गव, क्या बनेगा? मुकुट बिहारी, मुकुट बिहारी भार्गव। और मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से निर्वाचित सदस्य थे, यानी कि राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य, राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य। तो मुकुट बिहारी भार्गव राजस्थान से क्या थे? एकमात्र निर्वाचित सदस्य। और ये निर्वाचित जो हुए थे, कहां से हुए थे निर्वाचित? राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कहां से हुए थे? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। क्लियर हुई बात? ये थी कैबिनेट मिशन योजना की पूरी जानकारी। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो सदस्यों का निर्वाचन या सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई थी, तो फिर इन सदस्यों का करवाया गया निर्वाचन। रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत होने थे और 296 सदस्यों पर मतदान करवाया गया। और वो मतदान जो है, मतदान हुआ था जुलाई 1946 में, यानी कि संविधान सभा की 296 सीटों पर मतदान या 296 सीटों का निर्वाचन, 296 सीटों पर मतदान, 296 सीटों का जो मतदान हुआ था वो 296 सीटों पर मतदान करवाया गया था जुलाई 1946। जुलाई 1946 में 296 सीटों पर क्या करवाया गया? निर्वाचन करवाया गया था। आपको बता ही दिया था मैंने निर्वाचन की पद्धति क्या थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार से हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। निर्वाचन किसने किया? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने निर्वाचन किया था। क्लियर हो गई बात? अब सीधा मैं बताऊं 296 सीटों पर जो मतदान हुआ 1946 में, इसका परिणाम क्या रहा था? परिणाम की बात करें, बाकी मैंने आपको पीछे आप बैक लेके देख सकते हो, आपको बताया था कि निर्वाचन की पद्धति क्या थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। निर्वाचन किसने किया? प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों ने किया। फिर अगर देखा जाए तो निर्वाचन का प्रकार क्या था, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। परिणाम की अगर बात की जाए तो तत्कालीन समय में सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। परिणाम की अगर बात करें अपन तो इसका परिणाम निकला था जिसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी कांग्रेस। और कांग्रेस को इन 296 में से 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? 208 सीट पर विजय प्राप्त हुई। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट पर संतुष्टि प्रदान हुई थी या संतुष्टि मिली थी। आपको पता होना चाहिए जुलाई 1946 में जो मतदान हुआ था, इस जुलाई 1946 में 9 दल थे। कितने दल थे? 9 दल। 9 पार्टियों ने या 9 दलों ने हिस्सा लिया था। इन 9 में से 2, एक तो कांग्रेस, एक मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण भूमिका में थी। सर्वाधिक कांग्रेस को 208, फिर मुस्लिम लीग को, फिर बचे थे 7 छोटे छोटे दल। इन 7 दलों और निर्दलीयों को अगर मिला लिया जाए, मतलब अन्य और निर्दलीय को मिला लिया जाए तो कुल 15 सीट पर इनको संतुष्टि प्राप्त हुई या संतुष्टि करनी पड़ी। तो 15 सीट इनको मिली थी। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी पार्टी कौन आई थी? कांग्रेस आई थी। अब कांग्रेस को मेजोरिटी प्राप्त हुई थी, यानी कि कांग्रेस की इच्छा अनुसार ही कानून का निर्माण होगा, जिसका बहुमत है उसी के आधार पर बिल पास होगा। तो मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं ये लग चुका था कि हमारा संविधान सभा में बहुमत नहीं है, यानी कि हमारा बहुमत नहीं है तो हमारी इच्छा अनुसार कानून का निर्माण नहीं होगा, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होगा, क्योंकि बहुमत ही नहीं है तो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होगा, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण नहीं होगा। अगर हमारी इच्छा अनुसार कानून का निर्माण नहीं हुआ तो निकट भविष्य में जो सरकार बनेगी उस सरकार पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो इस कारण क्या किया? मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ किया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और यहीं से मतभेद प्रारंभ होता है। और आपको एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि जो जुलाई 1946 में जो, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, विरोध किस प्रकार इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्यवाही
दिन सीधी कार्यवाही को प्रारंभ किया था। जुलाई 1946 में जो मतदान हुआ था उसके संदर्भ में आपको एक बात याद रखनी है। अगर आपने संवैधानिक विकास क्रम पढ़ा है तो वहां एक अधिनियम आता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक रूप से एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया था कब? 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। इस जुलाई 1946 के मतदान के आधार पर यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। विशेष रूप से ध्यान रखना आपने, 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुई। फिर 1919 में इसका विस्तार किया सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन। फिर 1935 में दलितों तक कर दी गई थी। वो संवैधानिक विकास क्रम अलग पार्ट है। याद रहे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो समाप्त कब हुई थी? जुलाई 1946 के चुनाव के आधार पर समाप्त हो गई थी। इस प्रकार से ये चुनाव का परिणाम रहा। इसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। धन्यवाद।